अपूर्वा जी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली लोग अभी भी समझते नहीं कि फंड को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। सेविंग में रखना पसंद करता है, लेकिन अभी चूंकि सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम हो गया है, तो लोग अभी चाहते हैं कि दूसरे तरफ जाएं, तो उनको समझ नहीं आता। तो आपके नजर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने जो पैसा है किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करके मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के उसको इन्वेस्ट किया जाए। आपने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, बट मैक्सिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे प्रेफर करते हो करना? जैसे एसआईपी भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, और भी कई तरह का है, या किसमें लॉन्ग टर्म के लिए, किसमें शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा कुछ? अच्छा, आप इतने सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लोगों को अवेयर कर रहे हो, कोई ऐसा वाक्य है, किसी ऐसा स्टोरी जिसका आप किसी पर्सन का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कराएं और उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उसके जरूरत पे बहुत काम आई? मैं आपको बताऊंगा, गमरिया में मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनके रेफरेंस में मेरे पास एक अंकल जी आए थे। वॉज वेरी ओल्ड और आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत अप्रिशिएटिंग स्टोरी है। उन्होंने अपने बेटे के नाम से एसआईपी किया था 5,000 रुपए का, और 5,000 का एसआईपी ऑन मंथली बेसिस चल रहा था, और आई गेस 10,000 का एसआईपी ऑन मंथली बेसिस चल रहा था। मैंने अंकल जी को बोला कि भाई आप और इन्वेस्टमेंट करो। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो एसआईपी चालू हुई और 3-4 साल चला, और मैं कंटिन्यूअस टच में था अंकल जी के, उनके फैमिली से, जो बेटे के नाम से चल रहा था। हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की बात की तो देवर लाइक कि नहीं नहीं, मेरे को और नहीं करना, हम इतना ही कर सकते हैं। कोविड के बाद अंकल जी एक्सपायर्ड, और मैं उनके घर पे गया बिकॉज उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स छितरे हुए थे। मुलाकात हुई तो जब मैंने उस वक्त उनका पोर्टफोलियो उनके सामने में रखा कि भाई लास्ट 5-6 ईयर्स में आपने 6 लाख 7 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और आज उसका वैल्यू 9 लाख 10 लाख रुपीज का है, तो उनके होश एकदम चेंज। नमस्कार, जोहार दोस्तों, जी टीचर सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पैसा रखना भी चाहता है, लेकिन सही से पैसा आज के डेट में रख नहीं पाने के चलते फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के लिए हमारे फंड मैनेजर अपूर्वा लिखवानिया जी है, जो अभी तक सिर्फ 30 इयर्स के एज में 40 to 45 करोड़ के फंड को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप कैसे अपने फंड को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो आइए जानते हैं अपूर्वा जी से किस तरीके से वो काम करते हैं, कैसे लोगों को मदद करते हैं और फंड को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। नमस्कार सर। अपूर्वा जी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली लोग अभी भी समझते नहीं कि फंड को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। सही बात है। और सेविंग में रखना पसंद करता है, लेकिन अभी चूंकि सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम हो गया है, तो लोग अभी चाहते हैं कि दूसरे तरफ जाएं, तो उनको समझ नहीं आता। तो आपके नजर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने जो पैसा है, सैलरीड हो या आपके जो बिजनेस से आता है, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करके मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के उसको इन्वेस्ट किया जाए? देखिए सर, क्या है ना कि आपका एकदम सवाल सही है कि कहाँ पैसा डालना चाहिए, बट इसमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप इनकम कैटेगरी देखेंगे, जैसा आपने बोला, तो एक सैलरीड है, एक बिजनेसमैन है। सैलरीड और बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट कभी सेम नहीं हो सकता, दोनों का रिस्क एपेटाइट सेम नहीं है। तो सैलरीड पर्सन जो है, उसका जो इन्वेस्टमेंट टारगेट होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, वो डिफरेंट बनेगा। बिजनेसमैन का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगा, जो फंड्स चूज होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अब अगर हम सैलरीड की बात करें, तो जो मैं सबसे ज्यादा बात को हिट करता हूँ, जो मैंने सीखा, मैंने ये सीखा कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को हमेशा बचपन से एक ही चीज सिखाया कि भाई व्हाट यू आर अर्निंग, उसका आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% सेव करो। अगर आप अनमैरिड हो तो आप 40% सेव करो। वंस यू आर मैरिड, 20% सेविंग्स इज अ वेरी गुड थिंग। अब इस 20% में आपको सेविंग्स में क्या करना है, इसमें हर चीज आ जाएगी। आपकी एफडी आ जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारा चीज आ जाएगा। अगर आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो तो दैट्स वेरी मच गुड। अगर आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो तो मिनिमम 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसका एक डाटा है कि अगर कोई बच्चा है जो 25 साल के एक एज का है, हु इज अ सैलरीड पर्सन, और जो 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो दैट मीन्स वो 12 लाख रुपए साल का कमा रहा है। अब अगर वो 20% सेव करता है, तो इसका मतलब है कि वो 2,40,000 रुपए साल का सेव कर रहा है, राइट? अब हमने एक चार्ट बनाया था, हम लोगों ने ये बनाया कि उसकी इनकम हर साल 5% से इंक्रीज करते जा रही है, एंड इन द सेम वे उसका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी 5% से एवरी ईयर इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम 30 इयर्स का टेन्योर बनाते हैं, तो 30 इयर्स के टेन्योर में जो उसकी टोटल अर्निंग होती है, वो नियर अबाउट 3 करोड़ 4 करोड़ रुपीज की अर्निंग होती है। वेयर एज जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, वो 1 करोड़ 69 लाख रुपीज के आसपास होता है। अब मजेदार बात क्या है, अगर हम 12% का ही रिटर्न पकड़े, तो 12% के हिसाब से 1 करोड़ 69 लाख रुपीज नियर अबाउट 8 करोड़ रुपीज बनता है।
और अगर 8 करोड़ 1 करोड़ 69 लाख जोड़ देते हैं तो ऑलमोस्ट 9 करोड़ 70 लाख 10 करोड़ के फिगर बनता है। तो इस चीज को हम दिखा के ये हिट करना चाहते हैं कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना पावर है कि एक आदमी जो 8 घंटे खट के अपनी सैलरी को कमा रहा है 20% पैसा खट के उससे ज्यादा इनकम कर ज्यादा कर ले रहा है। अब वहां पर अब इस 10 करोड़ रुपए बन जाने से क्या बड़ा बेनिफिट है। इस साल में अगर 10 करोड़ बनता है तो 10 करोड़ अगर बन जाता है तो उसके पास में अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें या हम किसी भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां से एक रेगुलर विड्रॉल प्लान का ऑप्शन होता है जिसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोले तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो वहां से वो अपना पैसा एक सिस्टमैटिक वे में रिडीम कर सकता है। तो अब क्या है अगर 10 करोड़ बन गया तो ये मान के चलते हैं कि वो 7% ऑन एन ईयरली बेसिस रिडीम करता है। तो वो 70 लाख रुपीस ऑन एन ईयरली बेसिस पे रिडीम करेगा यानी 6 लाख रुपीस ऑन अ ईयरली बेसिस विच इज अ वेरी गुड फिगर। अगर हम आज के हिसाब से देखा जाए अगर कोई अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहा है वो बहुत अच्छा है। अब इस चीज में क्या है कि अब ये हर पर्सन का अपना अलग होगा। कोई 20% सेव कर रहा है कोई 40% सेव कर रहा है। वंस यू हैव रीच्ड द 10 करोड़ टारगेट तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जा सकते हो। आपको फिर इनकम के लिए खटने की जरूरत नहीं है। प्लस उस 10 करोड़ में पहुंचने के लिए आपको 30 साल वेट करना पड़ेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो उस चीज को आप कैसे करके प्लान कर सकते हो, कैसे अलग अलग पोर्टफोलियो बन सकता है उसको प्लान करना अपना वर्क है। फिर आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का माइंडसेट पूरी तरह से अलग होता है। उनके पास में रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है। वो एपेटाइट एक एम्प्लॉय के पास होने का चांसेस कम होता है बिकॉज उसकी इनकम सोर्स एक ही है। उसकी इनकम सोर्स कंसिस्टेंट है कि भाई एक उसका जो सैलरी डिसाइड हो गया वो आएगा, वो उससे ज्यादा अर्न करने की चांसेस बहुत कम होता है। वेयरएज बिजनेसमैन के पास में क्या ऑप्शन होता है कि उसके पास में विद टाइम उसके पास में ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि वो अपनी इनकम को 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी ऑन एन ईयर कर सकता है। तो उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है। उसका जो पोर्टफोलियो बनता है वो सेपरेट बनता है। मैं बताऊं मैं जमशेदपुर में जो मेरे पास बिजनेसमैन हैं, ऐसे तो मेरे पास काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 मेरे पास में ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका मैं नेक्स्ट 15 इयर्स में 100 करोड़ का पोर्टफोलियो प्लान कर रहा हूँ। अगर आज हम लोग देखेंगे तो आज उनके डेट पे उनका जो इन्वेस्टमेंट है किसी का 5 करोड़ है, किसी का 7 करोड़ है, किसी का 4 करोड़ है, सो ऑन। एंड एम्प्लॉइज के बेसिस पे मैंने क्या किया कि मैंने 10-15 ऐसे इन्वेस्टर्स से बात की जो मेरे इस व्यू से एडजस्ट करते हैं जिससे कि हाँ मेरे को ये चीज पहुंचना है। जैसे 10-15 इन्वेस्टर्स हैं जो एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं जो अपना 10 करोड़ का पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। अब उसका पोर्टफोलियो क्या बनता है, कैसे बनता है, दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, बट इन्वेस्ट आप जैसे बताया कि आप बिजनेसमैन का भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो और सैलरी के लिए भी, तो मैक्सिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे प्रेफर करते हो करना? जैसे एसआईपी भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है और भी कई तरह का पेंशन स्कीम वगैरह जो भी है, तो आप किस में प्रेफर करवाते हो और किस तरह से अलग अलग डिफरेंट करते हो कि किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, या किस में लॉन्ग टर्म के लिए, किस में शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा कुछ? करते करते क्या हुआ कि इन्वेस्टर किस कैटेगरी का हमें समझ में आने लगा। बट जब हमने शुरू किया था तो हम क्लाइंट से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है कि भाई आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड इज कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड रहता है कि भाई आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आप 6 महीने के लिए पैसा डाल रहे हैं, 2 साल के लिए डाल रहे हैं, 10 साल के लिए डाल रहे हैं, 20 साल के लिए डाल रहे हैं। ये टेन्योर एक्चुअली में देखा जाए तो क्लाइंट नहीं डिसाइड करता, ये टेन्योर भी हम लोग डिसाइड करते हैं। भाई हम लोग उनका फाइंडिंग करते हैं कि भाई व्हाट दे रिक्वायर, उनका ड्रीम क्या है। वो अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप चाह रहे हैं, बच्चे की शादी चाह रहे हैं, कितना गैप है इस चीज को फुलफिल करने में, उसके अकॉर्डिंगली उनका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। एंड फोर्थ इज कि उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है। इसका इंपॉर्टेंस भी क्लाइंट नहीं समझता, ये हम लोग समझते हैं। इसके बेसिस पे रिटर्न डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कोई मैं क्लाइंट से जब पूछता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई व्हाट रिटर्न डू यू वांट, तो क्लाइंट का बोलना तो भाई मेरे को 100% ईयरली रिटर्न चाहिए। जब उससे बात होती है कि व्हाट रिस्क यू आर टेकिंग, उसका कहना है कि मैं 0% रिस्क पे इन्वेस्ट करूंगा। तो अब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न परसेंटेज और रिस्क को मैच कराने का काम बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिकली सोच पाते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। करेक्ट। अब इस चीज को मैच कराना हमारा काम होता है कि सर अगर आप 100% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसमें 100% रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। करेक्ट। दैट काइंड ऑफ उसके अकॉर्डिंगली फिर इन्वेस्टर को बता के कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल ये है, मोटिवेट करके उसका प्रोफाइलिंग बता के उसका एक पोर्टफोलियो बनता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक बिजनेसमैन का मेरे दिमाग में नाम आता है, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनका इन्वेस्टमेंट मेरे पास ऑलमोस्ट 4 करोड़ 50 लाख रुपीस के आसपास का है। एंड शी हैज बीन अ वेरी गुड इन्वेस्टर इनटू एफडीज। के जो फैमिलीज थे वो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट्स खाली एफडीज में करते हैं। 2016-17 में मेरी उनसे बात होना चालू हुआ, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको they are a businessman family and they have a very good income. उनको पैसे की ऐसा इश्यूज नहीं, बट they used to invest only in FDs.
तो जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने बोला कि भाभी जी लेट्स प्लान सम अदर फॉर्म ऑफ आल्सो इन्वेस्टमेंट्स। तो मैडम का बोलना था कि क्यों हम दूसरी जगह पे जाएं। तो वहां पर एक चीज समझाना बहुत जरूरी, और दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं था। अब उनके पास जो एफडी चल रही थी वो पिछले 20 साल से चल रही है। ओके। एफडी मेच्योर होती है, वो रिन्यू हो जाती है, फिर वो एफडी चलते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि भाभी आज जो मैडम आपको रिटर्न आ रहा है, लेट्स सपोज अगर आपको रिटर्न उस जब बात होता था 9%, 9.5% का रेट ऑफ रिटर्न हुआ करता था, जो अब घट के 7% आ गया। तो उनको एक चीज समझाया कि भाभी आज मैडम जो आपको 9% का रिटर्न आ रहा है, वो 9% रिटर्न आपका इन हैंड रिटर्न नहीं है। उस 9% रिटर्न में आपका एक बहुत बड़ा पार्ट जाएगा विच इज टैक्सेशन। अगर टैक्स में हम 30% का ब्रैकेट पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 2.7% आपका टैक्स जाएगा। करेक्ट। आपके पास बचेगा ऑलमोस्ट 7.3%। अब 7.3% भी आपका इन हैंड पैसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक इरोजन है जो दिखता नहीं है, दैट इज इन्फ्लेशन। आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए अपने घर में रख लिया, आपने उसको एक्सपेंस नहीं किया। एक साल बाद जब आप 1 लाख रुपए निकालोगे तो आप उससे वो सेम चीज नहीं खरीद सकते जो 1 साल पहले खरीद सकते थे। आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा कितना पे करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 to 7% ऑन एन ईयरली बेसिस। ठीक है, वो एवरी ईयर गवर्नमेंट डाटा देती है। तो वो इन्फ्लेशन का भी तो इम्पैक्ट आ रहा है। लेट्स सपोज अगर 6% का भी हम इन्फ्लेशन टच करते हैं ईयर में और 7.3% हमारा रिटर्न है, तो इन हैंड रिटर्न 1.3% है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गुड इनफ टू मेक योर मनी ग्रो। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके इन हैंड जो बचता है वो 10 to 12% बचे। तो क्या होगा कि आपका पैसा मल्टीपल फोल्ड टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो वहां से क्या हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट्स में जब वो ट्रांसफर हुई तो अब हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि बहुत वर्सेटाइल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, कैटरिंग एवरी काइंड ऑफ रिटर्न। तो हम लोगों ने वहां पे शुरू किया, जहां पे हम लोगों ने उनको डेट फंड बताया। डेट फंड में रिटर्न्स में क्या थे, उस वक्त इंडेक्सेशन का ऑप्शन था, जहां पे क्या होता था कि आपके जो रिटर्न्स है उसमें आपका इन्फ्लेशन घट जाता था, जो रिमेनिंग अमाउंट था उस पर टैक्स लगता था। तो जहां आप पोस्ट टैक्सेशन रिटर्न यहाँ 7.3 बच रहा था, वहां 8% प्लस रिटर्न बचता था। तो पोस्ट अगर हम इन्फ्लेशन रिटर्न देखें तो भी वो ज्यादा हुआ करता था। फिर हमने उनको बैलेंस फंड का कंसेप्ट बताया, बैलेंस एडवांटेज फंड का कंसेप्ट बताया, जहां पर 30% इक्विटी, 50% इक्विटी का पार्टिसिपेशन था, जो मेनली लार्ज कैप हुआ करता था। लार्ज कैप में मैं बात करूँ तो जो जितनी बड़ी कंपनीज आती है जैसे टाटा स्टील, ये सारी कंपनीज में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये सब बातें, ये सब फंड्स में उतना वोलेटिलिटी नहीं होता। तो नियर अबाउट वहां पर क्या होता था कि वहां पर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 10% से 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न हम लोग कंसीडर करके चलते थे कि आएगा। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न जो बनते थे इट यूज्ड टू बी एडिशनल 2%, 3% का रिटर्न है। प्लस दूसरा जो बहुत बड़ा फर्क पड़ता था कि अगर उन्होंने एफडी किया है तो एफडी जैसे ही रिन्यू होता था तो उनका टैक्स कैलकुलेट हो जाता था एज पर टैक्सेशन लॉ। वेयरएज अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कोई मेच्योरिटी का कंसेप्ट नहीं होता। अगर आपने सोचा है कि भाई हम 3 साल चलाएंगे और आप 6 साल चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है 3 साल के बाद आपका जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लगेगा। वो टैक्स आपका कैलकुलेट होगा आफ्टर 6 ईयर्स बाद, जब आप पैसे निकालोगे। तो क्या होता था कि जो पैसा टैक्स में जा सकता था वो बच गया, उस पर भी आपको रिटर्न्स बन रहे हैं। तो वो सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टमेंट्स को फिर हम लोगों ने चेंज कराया और वो फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुई। अब आज के डेट पे मैं बताऊं, उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, लार्ज कैप का पोर्टफोलियो है। इसके बावजूद अब उनके पास में कुछ पैसे आए जो उनके पास में शॉर्ट ड्यूरेशन का पैसा था, मतलब उनको 6 मंथ्स के लिए रखना था। म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लिक्विड कैटेगरी का फंड होता है, लिक्विड प्लस कैटेगरी का फंड होता है, विच गिव्स अस अ रिटर्न ऑफ बैंक एफडी। बट बेनिफिट ये है कि बैंक एफडी क्या होता है, इट्स फॉर अ टेन्योर, अगर 1 साल का टेन्योर हुआ। अब अगर आप 1 साल से पहले उस पैसे को निकालते हो तो बैंक आपका कुछ इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करता है। वेराज अगर आप लिक्विड प्लस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको पर डे के बेसिस पे रिटर्न्स देता है। लेट्स सपोज आपने सोचा था हम 6 मंथ्स रखेंगे, बट आपको 1 मंथ में ही निकालना पड़ा, तो 1 मंथ में भी आप अगर निकालते हो तो 1 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है वो कंपनी पे करती है, वो बहुत लुक्रेटिव हो जाता है। प्लस आपके पास पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन होता है, बैंक एफडीज में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता। अब आपने डाला 10 लाख रुपए, अब आपको जरूरत 50,000 की है, तो लिक्विड फंड्स आप खाली 50,000 रिडीम करो। वेराइज अगर आप बैंक एफडी करवा रहे हो तो वहां पर क्या होगा कि आपको पूरा रिडीम करना पड़ेगा, पूरे पे इंटरेस्ट का लॉस है, फिर बाकी का अमाउंट आप भले ही फिर से एफडी करो फॉर द रिमेनिंग टाइम, वो सबका बेनिफिट। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, डिफरेंट कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी भी बहुत सारा इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहता है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा हूँ, शेयर में डायरेक्ट शेयर परचेस करूँ, या एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगा हूँ, तो कौन सा बेटर रहता है और कैसे लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं आपको ना शेयर का एक कंसेप्ट बताता हूँ, जस्ट इन अ फॉर्म ऑफ, आज भी मुझे लगता है कि शेयर से लोग डरते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन से आपसे पूछता हूँ जितेंद्र सर, कि
लेट्स से कि एक आपका फ्रेंड है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आपको अप्रोच करता है टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही वांट्स मनी, उसको अपने कंपनी में ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। अब आपको उसमें दो चीज का श्योरिटी है। फर्स्ट थिंग कि आपका जो फ्रेंड है इज ट्रस्टवर्दी, वो आपके पैसे लेके नहीं भागेगा। दूसरा चीज कि वो जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में ग्रोथ आएगा, फॉल नहीं आएगा। लेट्स से कि ये दो चीजें तो रहेगी रहेगी। अब उसने आपको अप्रोच किया कि जितेंद्र मुझे पैसे चाहिए, मेरा मार्केट में अभी मुझे कोई दे नहीं रहा है, तो आप उसके साथ बिजनेस में क्या करोगे? आप पार्टनरशिप करोगे, आप उसको पैसे उधार दोगे? जनरली पार्टनरशिप करेंगे। क्यों पार्टनरशिप करोगे? इसी में सारा खेल छुपा है। अगर आप उसको उधार दे देते हो कि लेट्स सपोज 5 लाख रुपीस का आप उधार दे दो, उसने बिजनेस किया, साल 2 साल 3 साल उसका बिजनेस ग्रो करेगा, वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है। जब उसका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके मार्केट में गुडविल बन जाएगा, वो क्या करेगा? आपका पैसा लाके आपको वापस दे देगा, और या तो बोलेगा भाई आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे थे उसको कम करो, और विद टाइम जैसे जैसे उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते चला जाएगा। वेराज क्या होगा कि अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप करते हो तो हो सकता है पहला साल आपको कंपनी प्रॉफिट ना करे, लॉस करे, हो सकता है सेकंड ईयर भी कंपनी प्रॉफिट नहीं करे, लॉस करे, बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स जाके क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट करना चालू करेगी, जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया, कंपनी ग्रो करेगी। एंड जब उस वक्त कंपनी प्रॉफिट करेगी तो रिटर्न्स कुड बी एनीथिंग, और आप उस पर पार्टनर हो, तो वो बहुत बड़ा चीज है। वही एग्जैक्टली कंसेप्ट शेयर्स में होता है। आज जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप शेयर्स में किसी भी कंपनी के पार्टनर बनते हो। कंपनी may make loss for a period of time, but in a long run it gives you return. बट हाँ, जब आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शेयर में ये गारंटी नहीं रहता कि कंपनी पैसे लेके भागेगी, राइट? तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आपका कोई हैंड होल्डिंग करे, कोई गाइड करे। अगर आप खुद कर सकते हो, कंपनी विजिट कर सकते हो, बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, उसका बुक ऑर्डर देख सकते हो, उससे प्रमोटर से बात कर सकते हो कि भाई आप बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, तो आपको कोई म्यूचुअल फंड और किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने चेक करो, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम कहीं इस चीज में मेरा शॉर्टफॉल है, हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, हम डे टू डे बेसिस में न्यूज के बेसिस में अपडेट नहीं रह पाएंगे, जो टाइम नहीं दे पाएंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, तो वहां पर मेरा ये रहेगा कि यू टेक अ गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल। म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड आपको ये सारी चीजें करके देता है ओनली ऑन द एक्सपेंस ऑफ 1%, 1.5%, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर आप रिटर्न 15%, 18% का रिटर्न अगर आप बनाते हो और उसमें आप 1% आपका जा रहा है तो इट्स नथिंग। मेरा सजेशन है कि आप इस बेसिस पे डिसाइड करो। प्लस आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये मिलता है कि अगर आप किसी एडवाइजर के थ्रू इस चीज को करते हो तो वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट को प्लान कर देगा कि भाई आपको कितना रिस्क के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्लान से इन्वेस्टमेंट करना इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, आप इतने सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लोगों को अवेयर कर रहे हो, कोई ऐसा वाक्य या किसी ऐसा स्टोरी जिसका आप किसी पर्सन का छोटा सा इन्वेस्टमेंट कराएं और उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है या उसके जरूरत पे बहुत काम आई, ऐसा कुछ आप? मैं आपको बताऊंगा, गमरिया में मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनके रेफरेंस पे मेरे पास एक अंकल जी आए थे। ही वाज अ वेरी ओल्ड, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट वो बहुत अप्रिशिएटिंग स्टोरी है। तो क्या हुआ था कि अंकल जी, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे जिनका मैं इन्वेस्टमेंट करता था, दे वर मेकिंग गुड रिटर्न्स, तो अंकल जी उनके उनके वो कस्टमर थे, तो वो आए, बात बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बुलाया एसआईपी समझने के। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे के नाम से एसआईपी किया था 5,000 रुपए का, लॉन्ग बैक 2016 2018 में, और 5,000 का एसआईपी ऑन अ मंथली बेसिस चल रहा था, और आई गेस 10,000 का एसआईपी ऑन अ मंथली बेसिस चल रहा था। मैंने अंकल जी को बोला कि भाई आप और इन्वेस्टमेंट करो। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे को और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो एसआईपी चालू हुई और 3-4 साल चला, और मैं कंटिन्यूस टच में था अंकल जी के, उनके फैमिली से, जो बेटे के नाम से चल रहा था। हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की बात की तो देवर लाइक कि नहीं नहीं, मेरे को और नहीं करना, हम इतना ही कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियस बात है ना कि एक रिस्क दिमाग में रहता है। हम कितना ही बड़ा रिटर्न बना ले, हम किसी को रिटर्न गारंटी तो कर नहीं सकते, कंपनी नहीं गारंटी करती है, तो क्या वो ट्रस्ट एक विद टाइम बिल्ड होता है। वो कोविड के टाइम फ्रेम या प्री कोविड के बाद अंकल जी एक्सपायर्ड, और मैं उनके घर पे गया बिकॉज उनके काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स छितरे हुए थे। मुलाकात हुई, तो जब मैंने उस वक्त उनका पोर्टफोलियो उनके सामने में रखा कि भाई लास्ट 5-6 ईयर्स में आपने 6 लाख 7 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और आज उसका वैल्यू 9 लाख 10 लाख रुपीज का है, तो उनके होश एकदम चेंज हो गई। अच्छा, इतना रिटर्न आता है, आप जो बता रहे थे वो सही है? बोला हाँ सही है। और मैं बताऊं, उस फैमिली ने पिछले 2 साल में, जहां वो कहते थे कि हम 10,000 का एसआईपी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पिछले 2 साल में उन्होंने 20-25 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट किया।
वाह, जो SIP 10,000 का चलाने में वो बोलते थे कि ये मैक्सिमम है, आज उनकी SIP 35,000 40,000 उन्हें मंथली बेसिस चलती है। आज वो फैमिली है, वो टारगेट कर रही है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन हमको 4 करोड़ 5 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहा। फिर एक मैं आपको और स्टोरी बताऊं कि एक बहुत अच्छे फादर के फ्रेंड रहे, मानगो में रहते हैं, बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ। तो क्या हुआ कि अंकल की बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी, बट उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा था। एंड वन फाइन डे उनको चेस्ट में पेन उठा एंड ही डिडंट सर्वाइव द अटैक। अब उनका जो पैसा था वो जो फैमिली मेंबर्स को आया वो 31 लाख 32 लाख रुपीस के आसपास आया। तो क्योंकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, वो जानते थे कि हम लोग पोर्टफोलियो प्लान करते हैं, तो उनकी वाइफ और बेटा हम लोगों को अप्रोच किया एंड दे वर कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, हम FD करें और देयर इज सम अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको करना चाहिए। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोला कि देखिए आंटी, आप इन्वेस्टमेंट तभी करिएगा जब आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने बोला बेटा तुमको जैसा अच्छा लगता है तुम वैसे करो, मेरे को मेरा महीने का इनकम आना चाहिए। तो हम लोगों ने बात किया, मैंने बोला कि आप जो मंथली इनकम लोगे वो ईयरली 7% के हिसाब से लो। तो 31 लाख रुपीज में अगर आप 7% कैलकुलेट करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट 2,10,000 2,15,000 आता है मंथली। अगर देखें तो 16,000 17,000 का फिगर आता है। हमने बोला ये पैसे आपको आते रहे। 2018 अप्रैल में उनका पैसे हमारे पास में इन्वेस्टमेंट हुए थे और उसके बाद उनको ये पैसे लगातार जा रहे हैं। 2020 में जब कोविड आया था, उनका जो पोर्टफोलियो था वो बहुत डीप लिया। तो मार्केट करेक्ट होता है तो फॉल करता है। वी वर सीइंग द पोर्टफोलियो। हमारे मन में थोड़ा चिंता चल रहा था कि क्या होगा, कैसे उनको क्या वो दे। लेकिन मजेदार बात बताऊं, उनको इतना ट्रस्ट था हमारे ऊपर में, उन्होंने कभी पोर्टफोलियो खोल के नहीं देखा कि क्या वैल्यूएशन है, उनके अकाउंट में पैसे जाते रहे। आज उनका वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 45-46 लाख रुपीज है। 1-1.5 महीने पहले उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि अपूर्व बेटा तो मेरे को कुछ बताता नहीं है कि क्या इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन चल रहा है, तुम बताओ, इतने साल हो गए मैंने कभी पूछा नहीं। मैंने उनको एक ही बात बोला कि आंटी आप चिंता मत करो, आज आपको बेटे की शादी करना है, 10 लाख रुपए आराम से लगा के इन्वेस्ट करके शादी कर लेना, आपकी इनकम वैसी की वैसी रहेगी, आपके 1 रुपए भी कम नहीं आएगा। आंटी ने एक ही बात बोला, बेटा बस इतना ही सुनना था। तो दैट इज, मेरे को लगता है कि दैट इज एन अचीवमेंट जो मेरे को मिला। उनका जो ट्रस्ट था वो नहीं टूटा। और सबसे बड़ा चीज है कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, कोविड के टाइम पे खोल के नहीं देखा। अगर मैं बताऊं सच, अगर उस वक्त उन्होंने खोल के वैल्यूएशन देख लिया होता ना तो पैसे उस दिन निकल गए होते। आज जो पैसा बना ना वो नहीं बन पाता। तो एडवाइजर के ऊपर मेरा कहना है कि अगर कोई ट्रस्ट करे और उसका अगर लॉन्ग व्यू समझे तो अ पर्सन कैन मेक रिटर्न। अभी जैसा मार्केट काफी डाउन चल रहा है ना, अभी तो 1-2 दिन से थोड़ा अप आ रहा, बट जनरली अभी कंटिन्यूअसली काफी डाउन जा रहा है। जो अच्छा इन्वेस्टर या एडवाइजर भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतना ज्यादा डाउन जाएगा। काफी लोग डर रहे हैं अभी पैसे इन्वेस्ट करने से। तो इस सिचुएशन से कैसे रिकवर हो और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आज की डेट पे जो सिचुएशन है कि मार्केट करेक्ट हुआ, चीज क्या है ना, मुझे ये बिजनेस करते 12 साल हो गए। मेरे पास में ऑलमोस्ट 400 के आसपास इन्वेस्टर्स है। अगर आप फैमिली देखें तो ऑलमोस्ट 80-100 फैमिलीज होगी जिनका इन्वेस्टमेंट मेरे पास म्यूचुअल फंड में है। मैंने हमेशा इन्वेस्टमेंट में एक चीज फोकस किया कि मैंने कभी भी गुडविल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, मैंने हमेशा नॉलेज बेसिस पे कराया। मेरे जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया, मेरे क्लाइंट्स मेरे को बोलते थे तुमको जहां इन्वेस्ट करना है कर दो, तो मैं बोलता था नहीं, आप इस चीज को समझ लो, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट, और आप फिर इन्वेस्टमेंट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट ब्लाइंड फेथ ऑन मी। तो जब मैंने उनको नॉलेज बेसिस इन्वेस्टमेंट कराया तो आज के डेट पे मैं आपको बताऊं, किसी भी कस्टमर का मेरे पास में फोन नहीं आया कि आपको मार्केट गिर रहा है, व्हाट शुड वी डू। उनका फोन मेरे पास नॉलेज बेसिस के लिए आज भी आता है कि अच्छा मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। आज मार्केट बढ़ेगा तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, कब बढ़ेगा, हम लोग क्या रिटर्न्स जो बात कर रहे थे वो आएगा। ये आज के डेट पे मेरा मानना है कि मार्केट मैच्योर हो चुका है। जो आज से मैं बताऊं 15 साल पहले जो 2008 का टेन्योर था, जब हम लोग सुनते हैं कि जब लेमन ब्रदर्स फॉल किया था, उस वक्त लोग एकदम डर गए थे, पैसे निकाल रहे थे। मेरा मानना है कि आज उस सिचुएशन से हमारा मार्केट मैच्योर कर गया है, पैनिक सिचुएशंस नहीं है। प्लस अगर कोई एडवाइजर है जो इन्वेस्टमेंट गाइड कर सकता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट नीचे है तो नीचे आना है। मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मींस इट्स अ डेथ, अगर अप एंड डाउन है तो लाइफ चल रही है। और म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, आप पैसे तभी बनेंगे जब ये वोलेटिलिटी रहेगी। अगर ये वोलेटिलिटी नहीं है तो पैसा हाथ चेंज करेगा नहीं ना, कोई बेचने वाला नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो रिटर्न्स बनने नहीं। अब अगर मार्केट वन साइडेड ग्रो करेगा तो फिर हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आए पैसे डाले और 15% CAGR लेके चल जाए।
तो मार्केट में वोलेटिलिटी इज अ वेरी गुड थिंग। हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड था बिकॉज कोविड के बाद इंडिया में बहुत अच्छी डिसीजंस बने, आर इकोनॉमी ग्रू वेरी फास्ट। कोविड, मेरा मानना है कि कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। काफी लाइफ लॉसेस हुआ था जिसके लिए वी आर सॉरी, बट हाँ अगर हम उसके आगे बढ़ जाएं, लेट्स सी ग्लास हाफ फुल, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा था। वी आर मेकिंग मनी, ऐसा तो है। यंग जनरेशन उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप कि अपने पैसा को किस तरह से इन्वेस्ट करे या किस तरह से फ्यूचर के लिए प्लान करे, कुछ सजेशंस। आज के डेट पे जो यंग जनरेशन को जो मैं देखता हूँ जो सबसे बड़ी बेनिफिट है, जो शायद मेरे पेरेंट्स के पास में नहीं था, कि पहले क्या होती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक छोटा सा घर हुआ करता था, वो भी शायद रेंट पे लोग रहते थे, सोर्स ऑफ इनकम उतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज के डेट पे जो भी यंग जनरेशन है, जो मैं बात करूँ 18 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स के जो लोग हैं, जो बेसिकली अनमैरिड है या मैरिड है, तो इनके पास में एक आज बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आज ये अगर इनकम कर रहे हैं तो इनके पेरेंट्स भी साइमल्टेनियसली इनकम कर रहे हैं। इनके पास में घर का रिस्क नहीं है कि भाई कल अगर हम अपने पैसे को सेव करते हैं या हम बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, कल थ्रेट आएगा तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये रिस्क उनको नहीं है। तो क्या हो रहा है कि आज यंग जनरेशन बहुत तेजी से पैसा खर्चा कर रहा है, कार चाहिए ले लेते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं बताऊं, फॉरेन ट्रिप जाना है, हस्बैंड वाइफ को उन्होंने लोन लिया ईएमआई में, फॉरेन जाकर घूम के आ जाते हैं, कि साल भर का ईएमआई कर लिया, एक साल बाद फिर वो ईएमआई रिपीट हो गया। मेरा सजेशन ये है कि एक्सपेंसेस आपके ऊपर में है, इट्स नॉट कि आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। आज के डेट पे जो आपकी इनकम है इट्स ह्यूज। आज अगर आप मेट्रो सिटीज में जाओ, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की सैलरी इज नॉट अ बिग थिंग। तो रैदर मेरा ये सजेशन है कि रैदर देन मेकिंग द एक्सपेंस, लेट्स प्लान फॉर रिटायरमेंट। आज आपके पास में ये कैपेबिलिटी है कि आप 40% 50% इनकम सेव करने के बावजूद आप अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप उसको सेव करें। नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन आपके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि आप सैलरी डिपेंडेंट नहीं हो। आपने जितना जमा किया आप उसका डबल आप ऑन अ मंथली बेसिस ले सकते हो। तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। देयर वुड बी अ थ्रेट कि कल जॉब नहीं रहा तो क्या होगा। देयर यू वुड बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ कंप्लीटली। उस वक्त आज से 10 साल 15 साल बाद फिर आपको अपने बच्चे, ऑब्वियसली मैरिज शादी तो करेंगे, आपको उस वक्त फिर अपने बच्चे के लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई बच्चे की पढ़ाई का आपको प्लानिंग करना है, शादी के लिए प्लान करना है। दैट वुड बी ऑलरेडी प्लान्ड फ्रॉम नाउ ऑन। उस चीज को प्लान करके चले, एक बड़ा पिक्चर देखे। मेरा मानना है कि वो चीज करे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने बहुत अच्छा बताया, कम टाइम में काफी कुछ नॉलेज दे दी आपने। और यदि कोई ऐसा है जो आपसे एडवाइस लेना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरी ऑफिस है बिष्टुपुर में, आर स्क्वायर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे, बेस्ट कंसल्टेंट के नाम से यहाँ आया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8092456471। इसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। कोई भी आए, इन्वेस्टमेंट करे नहीं करे इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ एडवाइस आके ले, मे बी मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल्स दे दूंगा, यदि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपसे जरूर कांटेक्ट। जी जरूर। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको मिलवाएं अपूर्वा जी से, जिन्होंने बताया कि अपना किस तरह से इन्वेस्ट करें, पैसा को किस तरह से यूटिलाइज करें, अपने प्रेजेंट लाइफ को भी इंजॉय कर लीजिए और फ्यूचर के लिए भी अच्छा लाइफ बना सके। काफी कुछ उन्होंने कम समय में बताया है, इनको जरूर समझिए, सीखिए, जरूरत है तो इनसे कंसल्ट कीजिए। और ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाता रहूंगा। बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।